नमस्कार दोस्तों, और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉट टॉक पर। हमेशा की तरह आज हम हाजिर हैं अपने एक नए मेहमान के साथ। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का एक पैक्ट हुआ था जिसे कहा जाता है ऑकस। ऑकस के बारे में जानने के लिए मेरे को काफी रिक्वेस्ट आई थी, तो इसी संदर्भ में बातें करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, रिटायर्ड कर्नल दिलीप शर्मा जी। Sir, thank you. Very warm welcome. Thank you to my YouTube channel. नमस्कार पुष्कर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, ये अचानक से ऑकस पैक्ट जो किया है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, जिसमें कि फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, वो हटाकर न्यूक्लियर सबमरीन के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इससे फ्रांस काफी अनॉयड हो गया है, बहुत ज्यादा फ्रांस ने मतलब डिसप्लीज शो किया है। तो सर, वैसे है क्या ये ऑकस पैक्ट, क्या है और फ्रांस इससे क्यों नाराज है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत ही अहम प्रश्न है ये, खास करके हमारे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक को लेकर। हाल ही में हमने देखा है कि अफगानिस्तान में जो घटनाएं घटी है वो हमने देखी, और ये सारे हैरान है कि अमेरिका निकल क्यों गए और इतनी बुरी तरह से क्यों। कईयों ने इसे अमेरिका की नाकामयाबी बताया, कईयों ने इसे वियतनाम से जोड़ा गया। तो इस सब चीज को जब हम देखते हैं तो एक बहुत ही खास अहम पहलू हमारे साथ, आखिर अमेरिका अफगानिस्तान में गया ही क्यों, या इराक की लड़ाई की ही क्यों? ये सब खनिज पदार्थों के लिए है। दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयां होती है वो किसी की मूंछ ऊंची हो गई या मूंछ नीचे हो गई, किसी ईगो इश्यू से नहीं होती। जो लड़ाई के खर्चा निकलेगा उससे कई गुना ज्यादा उस देश को उससे फायदा होना चाहिए। अगर नहीं होता तो वो लड़ाई वैसे ही जीत भी जाए भले, लेकिन वो लड़ाई नाकामयाब हो जाए। अब तक जितनी हमने लड़ाइयां देखी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, वो जमीन पर थी। अब अगर आप अपना ध्यान कभी इस नक्शों पे ले जाए जो कि इंडो पैसिफिक है, और आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा एरिया है, नंबर वन। नंबर टू, जो खनिज पदार्थ हम जमीन पर लोगों के लड़ते रहे हैं, यही खनिज पदार्थ कई सदियों से बहुत बड़े बड़े दरियाओं, नदियों के जरिए इंडो पैसिफिक के जो खास छोटे छोटे क्या कहे समुद्र है उनमें, उदाहरण हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन जो कहते हैं, पूरे हिमालय का नीचे से साफ करता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाके सारे के सारे खनिज को बे ऑफ बंगाल में डाल। उसी तरीके से हिमालय के नॉर्थ से, जैसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, वो नदी जो है पूरे के पूरे तिब्बत से हिमालय के नॉर्थ में जितने भी खनिज है उनको सबको ला के बे ऑफ बंगाल में डाल। और हमारे बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखें तो एक श्रृंखला बनती है समुद्र के तल से उठती हुई, और ये पहाड़ों की श्रृंखला है जो हमें, जिनके ऊपर जो टॉप पे हमें जो नजर आती है वो सिरे हैं, आइलैंड है, टापू है, जैसे जिसे हम अंडमान कहते हैं, अंडमान निकोबार के श्रृंखलाएं हैं, और ये सारे जुड़े हुए हैं श्रीलंका के साथ। तो एक किस्म का समुद्र तट पे एक बांध बनता है, बांध। अब जरा सोचें, कितने हजारों करोड़ों सालों से जो खनिज निकल के आ रहा है वो अब कहां है? वो बे ऑफ बंगाल में। हमारी सागर तट की जो रिसर्च एक शिप निकली थी, उसमें पाया गया है कि इसमें कोबाल्ट वगैरह वगैरह काफी कुछ खनिज है, तेल गैस तो है ही। इसी तरीके से चाइना की जितनी भी मेन लाइन से निकली हुई नदियां हैं, तिब्बत को छोड़कर बहुत बड़ा एरिया है, ये सारी की सारी आकर साउथ चाइना सी में खनिज को डालते हैं। ओके। और साउथ चाइना सी एक कटोरा बन गया। नॉर्थ में साउथ चाइना सी का चाइना का बॉर्डर है, जिसके अंदर कई सारे देशों
देश निकले हुए हैं साउथ चाइना सी में, जैसे इंडिया निकले, वियतनाम, कंबोडिया, ऊपर से स्टार्ट करें तो जापान, कोरिया, ताइवान बीच में आ जाएगा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वगैरह वगैरह करके, और नीचे बर्मा से जाके मलेशिया से होते हुए सिंगापुर वगैरह। तो अगर हम देखें सिंगापुर, मलेशिया से नीचे सिंगापुर से होते हुए फिलीपींस, जावा, सुमात्रा की अगर एक लाइन बना दे तो ये क्या है? ये टापू है। कैसे टापू है? कहां से निकल गई? समुद्र तट से उठे हुए पहाड़ है। इस पूरे एरिया में जो खनिज आया है वो सारा इसके अंदर है। इसी वजह से चाइना का जो एरिया कोस्टल एरिया हो जाता है, जो तटीय इलाका हो जाता है, वो सिर्फ ताइवान और वियतनाम के बीच का है। जिस कारण से जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतरा था, जब यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की लड़ाई में भाग ले लिया, जर्मन के साथ और ब्रिटिश के साथ में, तब जापान ने यही काम क्या किया था। इन्होंने पूरे चाइना को, कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, राइट अप टू बर्मा, इन्होंने ये पूरा एरिया। क्यों? साउथ चाइना सी के खनिजों। जापानीज इंडस्ट्री तब भी बहुत विकसित, आज तो है ही, वो बात अलग है, लेकिन इनके पास खनिज नहीं, क्योंकि एक टापू है। चाइना भी एक किस्म से देखा जाए तो तिब्बत को अगर छोड़ दें, जिसके ऊपर वो ज्यादा खास कर नहीं पा रहा है कि दुनिया की नजरें कहीं, तो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से खनिज की कोई खान मिल जाए। चाइना ने क्या किया है, साउथ चाइना सी में अपनी घुसपैठ शुरू करके उसकी कोशिश ये हो रही है कि इस तरीके से इसको अपने पूरे काबू में ले लिया जाए। इस कारण से साउथ चाइना सी के अंदर कई सारे टापू हैं, और ये जो कटोरा जो मैं बता रहा हूं, चाइना से तटकर, तटीय इलाके से तटकर नीचे जावा, सुमात्रा, फिलीपींस, बोर्नियो, ये सब इलाके जो कि श्रृंखला बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर पूरे जापान तक जाती है, इस पूरे एरिया के साउदर्न टिप में, जिसमें वो फिलीपींस को भी धमकी दे रहा है वगैरह वगैरह, इस पूरे एरिया को वो कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका ने बड़ी अच्छी खेल खेली, अफगानिस्तान से निकल गए, एक वैक्यूम बना दिया, पाकिस्तान के लिए जगह छोड़ दी, चाइना को फैला दिया, और खुद इस एरिया में आज की तारीख उन्होंने इतने सारे मिलिट्री हार्डवेयर उन्होंने लगा दिए। लेकिन ये सारे तो हुए समुद्र के नीचे। जो समुद्र के जो जमीन पर होते हैं, उन एरिया को हम कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे अपने काबू में रखते हैं? पोस्ट बनाते हैं, बंकर बनाते हैं, डिफेंस बनाते हैं वगैरह वगैरह। जैसे इंडिया पाक, आप लोगों ने ये सब देखा होगा, हर किसी ने देखा, दर्शकों ने देखा। लेकिन समुद्र के अंदर हम कैसे करें? तो समुद्र के अंदर करने की आज की तारीख में बनी है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन जिनके अंदर न्यूक्लियर प्लांट हो, और वो ऐसा न्यूक्लियर प्लांट हो कि एक बार पनडुब्बी अंदर चली जाए तो अगले 6 महीने के लिए उसको बाहर निकलने की जरूरत है। और उसके अंदर ही छोटी छोटी पनडुब्बियां अलग हो, मिनी पनडुब्बी, मिनी सबमरीन, जो कि बगैर आवाज किए समुद्र, दुश्मन के समुद्री तट और समुद्र के जो फ्लोर है उसको अच्छी तरीके से मुआयना कर सके, अच्छी तरह से रिकॉनेसेंस कर सके, देख कर सके क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब आज सब सकती है, लेकिन ये सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी, जो आंखें स्पेस में है वो जमीन पर हर चीज देख रही है। 1999 तक स्पेस से देखने वाली टेक्नोलॉजी की रेजोल्यूशन 1 फुट, 1 फुट तक वो बिल्कुल क्लियरली देख पाता अंतरिक्ष में। आज वो टेक्नोलॉजी शायद बढ़ गई। समुद्र के तट के ऊपर जो मर्जी होता रहे, लेकिन जब समुद्र का क्या बोलते हैं, फ्लोर, सी फ्लोर आपके हाथ में हो जाए, आपके कब्जे में हो जाए, और वो स्पेस से कम्युनिकेट करने का काबिल हो, तो आप सोचो आपके पास कितनी बड़ी।
ये आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अमेरिका के पास ये चल रहा है, रशिया के पास है, चाइना के पास भी है। अब अमेरिका पैसिफिक पार करके चाइना तक पहुंच सकता, दूरी ज्यादा हो गई, इसलिए इनके लिए जरूरी हो गया कि नजदीक साउथ चाइना सी के नजदीक से कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जिसके साथ वो ये टेक्नोलॉजी शेयर करे। वो पार्टनर भी ऐसा हो जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, ये ना हो कि कल वो रशिया के साथ चला जाए या चाइना के साथ। इसमें इनको ऑस्ट्रेलिया दिखाई। आखिर ऑस्ट्रेलिया एक ब्रिटेन का बहुत पुराना कॉलोनी थी और आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आज भी इनकी मोनार्क मानी जाती है। इस वजह से यूएस ने ये टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने का सोचा, और जब इस किस्म की टेक्नोलॉजी विद द सबमरीन उसको मिलने लगी तो उन्होंने फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कर दिया। फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन्स खराब नहीं, अच्छी, लेकिन उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को हर 10 साल के बाद उनका ईंधन की रॉड्स होती है, यूरेनियम रॉड होती है, उनको बदलना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ हर 10 साल में उसको बाहर निकलना। और जैसे ही ये सबमरीन बाहर निकलती है, आज पूरी पृथ्वी का चप्पा चप्पा स्पेस से बिल्कुल बहुत ही केयरफुली देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अंडर माइक्रोस्कोप। चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है स्पेस से देखने वाली, रशिया के पास भी है। ये समुद्र की काफी गहराई तक भी देख पाती है, जमीन के काफी गहराई तक तो देख पाते ही। इसी वजह से इन देशों को जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है उनको पता है कि अफगानिस्तान में आज खनिज ज्यादा है या साउथ चाइना से भी ज्यादा है। तो इस वजह से ये एक पैक्ट बना है, और ये क्लियरली मिलिट्री पैक्ट है। क्वाड जैसे कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, सुनामी आ गई तो हम उसमें मदद करेंगे, हॉस्पिटल सेटअप करेंगे, रीसेटलमेंट में सेटअप करेंगे, वगैरह वगैरह। ये क्लियर कट सिंपल एम है कि हम मिलिट्री पैक्ट हैं। बिल्कुल सर। और ये जो सबमरीन होती है इनमें बहुत सारी आईसीबीएम्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी रेंज 7,000 से लेकर 12,000। चाइना का किसी भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा अब अमेरिका के पहुंच के अंदर, ये एक किस्म से बहुत बड़ा डेटरेंट है। जो चाइना का इतना एग्रेशन चला हुआ था, पीआरआई में फैलाव कर रहा था, अफ्रीका तक पहुंच गया, साउथ चाइना सी में एग्रेशन कर रहा था, अपने नए टापू बना लिए। इस चीज को रोकने का सबसे उपयुक्त तरीका यही। फ्रांस जो कि ईयू का मेंबर है और नाटो का भी मेंबर है, इस बात से खफा है कि उसको इस चीज में दिया नहीं। सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, आपको मालूम होगा कि फ्रांस की कई सारी आज भी कॉलोनीज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन में ये चीजें मौजूद हैं। और ये टापू आखिर मौजूद क्यों है? या टापू मौजूद होने का कारण ये है कि उनको खनिज पदार्थ उस इलाके के मिले। असली खफा होने का कारण फ्रांस का यह है कि हमें ऐसे पैक्ट से दूर क्यों रखा गया, जबकि आप हमें आपका एक पार्टनर मानो। एक 90 बिलियन का पैक्ट कैंसिल हो गया, वो एक अलग चीज है। उसका वैसे भी उनको काफी सारा बगैर काम किए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको उसका पेनल्टी तो मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस में पेनल्टी देनी नहीं। आई थिंक कोई 30 मिलियन या 20 बिलियन की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जब हुआ है तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसको वापस देना पड़ा, कारण कि फ्रांस ने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के पहले काफी सारा काम किया। तो फ्रांस एक हिसाब से इस पैक्ट में लूजर नहीं है। लूजर इसी हिसाब में है कि उसको शायद कम मिलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को
ना ही एक बेहतर समरी मिली है। और ये सबमरीन जो अमेरिकन और सबमरीन है, इसको वैनगार्ड सबमरीन और एटलांटिस सॉरी वर्जीनिया क्लास एंड ओहियो क्लास की सबमरीन्स कही जाती हैं। ये सबमरीन्स का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो सबमरीन की पूरी लाइफ तक उसको पावर दे सकते, मतलब 30 साल तक, तकरीबन 20 से 25, 30-35 साल के बीच की लाइफ होती है ऐसी सबमरीन। आज की डेट में वो उतनी देर तक उसको पावर दे सकता है। इस सबमरीन को दोबारा ऊपर आने की जरूरत नहीं। आप सोचिए, एक किस्म का अलग ही पहलू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है, ये जरूरत पड़ी इनको ऑकस बनाने की, ताकि ये पूरा एरिया डोमिनेट हो जाए, चाइना अपनी सीमा में रह जाए, सीमित हो जाए और आगे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश न करे। बिल्कुल सर। और अफगानिस्तान का रास्ता खोल दिया कि आप वहां जो मर्जी करो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने कड़ियों को जोड़ा और अब हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि ऑकस की इतनी जरूरत क्यों थी। सो सर, हमारे इंडिया के पास क्या ऐसी सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन, जो समुद्र के नीचे 6 महीने तक रह सकती है, या अभी हम कर रहे हैं? हमारे पास सबमरीन हैं, 6 महीने तक रह सकती है, ज्यादा भी रह सकती है। हमारे पास, इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन, इसमें ना तो हमें शक होना चाहिए, और भी इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया में ही बन रही है। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर आप इंडिया का इंडियन ओशन के ऊपर हम कैसे इंफ्लुएंस करना चाहते हैं, तो मलेशिया के अंदर, जैसे हम, मलेशिया है, काफी सारे हमारे आइलैंड नेशन जहां हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। अफ्रीका की कोस्ट के पास हमारा एक अलग से आइलैंड, जिसमें हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी हुई है। तो इंडियन ओशन को हम बहुत अच्छी तरह से छाए, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर्स, इसके ऊपर हम हक नहीं जमा सकते। हम इसके अंदर जाके माइनिंग नहीं कर सकते, जैसे कि चाइना ने साउथ चाइना सी करनी। बिल्कुल सर। इंटरनेशनल वाटर है, उसी को काउंटर करने के लिए वियतनाम के साथ पैक्ट करके हमारी ओएनजीसी ने साउथ चाइना सी में वियतनाम के लिए ड्रिलिंग और प्रोजेक्ट, ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। बे ऑफ बंगाल में हमारा भी प्रोजेक्ट है, चाइना का भी, जो म्यांमार की तरफ से उनको दिया। सो हमारे पास इन सब अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए नेवी की, बहुत आर्म फोर्सेस की बहुत सख्त जरूरत होती है। जाके लड़ाई करने में वगैरह नहीं, एक हमारा प्रेजेंस वहां होना बहुत जरूरी है। उससे हमारे उतने रेंज में, जिस रेंज की हथियार हमारे पास होंगे, उस रेंज में दुश्मन आने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा सर अगला प्रश्न है, क्या फ्रांस और इंडिया का कोई ऐसा पैक्ट हो सकता है कि फ्रांस इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर करे? आपको क्या लगता है सर, क्या ओपिनियन है आपकी? जरूर, क्यों नहीं हो सकता। इंडिया ने बहुत ही बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, और शुरू से ही गवर्नमेंट्स चेंज जैसे मर्जी होती रहे, और इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर जो मर्जी पॉलिटिकल उतार चढ़ाव चलता रहे, हाँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही सटीक रही। हम चाइना से भी दुश्मनी नहीं चाहते, हम फ्रांस से भी दुश्मनी नहीं चाहते। हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन वही है जो अपने आप हमारे पे दुश्मनी थोप दे, तो वो हमारा दुश्मन। फ्रांस के साथ हमारे कई पैक्ट हैं, जैसे रफाल तो आपने देखा ही, सबमरीन्स का भी है। लेकिन सवाल हमें ये पूछना है, हमें अब ये जो वर्जीनिया क्लास और वैनगार्ड, यूके की जो वैनगार्ड सबमरीन है, टैंकर्स का प्रोजेक्ट है इनका, उसके बेसिस पे जो सबमरीन बनी है, जो 25 साल 30 साल तक उसको न्यूक्लियर पावर ईंधन भरने के लिए या बाहर आना ही ना पड़े, हमें इस किस्म की लेनी चाहिए, या हम ऐसी ले जो हर 10 साल में एक बार ऊपर आके ईंधन भरवाए। तो जब तक फ्रांस के पास वैसी, ये डिपेंड करेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, और हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी। हाँ, फ्रांस अगर ऐसी टेक्नोलॉजी
उसके पास है और वो हमें देना चाहे जरूर, रशिया देना चाहे जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जो भी हम ऐसे फैक्ट करते हैं उसके साथ कई और फैक्ट कि यही टेक्नोलॉजी आप दूसरों को नहीं देंगे। हमारे जैसे चाइना हो गया, अभी फिलहाल पाकिस्तान हो गया, आप उनको नहीं देंगे। अगर दोगे तो जो जो हमने किया है उसके साथ एड ऑन, जैसे रफाल के साथ इतना शोर मचा था, एड ऑन इतने सारे थे, वो एड ऑन आप दूसरों को नहीं देंगे। ये सारी काफी सारे उसके साथ एक साथ है। तो अगर फ्रांस हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देना चाहे और वो अपने आप को बाध्य नहीं समझता नाटो के रूल के हिसाब से, अंडर नाटो इनको बाध्य कर दिया जाता है कि आप इस चीज की टेक्नोलॉजी नाटो कंट्रीज के बाहर या जो ऐसे देश है जो नाटो के साथ समर्थक नहीं है उनको नहीं दोगे। तो इस किस्म की बातें होती है। अगर इन चीजों से हटकर फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, हम क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा सर अगला प्रश्न है आपसे कि क्या इंडिया ऑकस को ज्वाइन कर सकता है, और इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे ऑकस पैक्ट को देखते हुए? अभी हाल में ही व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली मना किया है कि ये एक्सक्लूसिवली क्लब ओनली फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का ही है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर आपको क्या संभावना दिखाई देती है कि इंडिया ज्वाइन करेगा ऑकस पैक्ट, और अगर नहीं तो उसके लिए क्या इम्प्लीकेशंस, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर? पुष्कर जी, इसको मैं थोड़ा समय लूंगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा हाँ जी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता। देखिए, कोई भी पैक्ट जरूरत अनुसार होता है। फिलहाल जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे मेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूएसए तो कॉमनवेल्थ नहीं था, कनाडा, यूएसए, इन लोगों के साथ मिलकर और साउथ अफ्रीका जितने भी इन्होंने दुनिया के रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर इनका मैक्सिमम काम। आप उदाहरण लीजिए कनाडा, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे कम पॉपुलेशन, इसके खनिज अब तक अपने आप इन्होंने कुछ नहीं निकाला है, सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया वगैरह से तेल ले रहे हैं, लेकिन अपना ये कुछ नहीं चला। यूएसए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के चारों तरफ सीप समुद्र, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, और ये जो पॉपुलेशन भी लेते हैं ये गिने चुने लेते हैं। ये देशों का एक ग्रुप है। ये नहीं चाहेंगे कि इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसा आ जाए जो अपनी मजबूरी से ही, चाहे वो हमारे बहुत ही लॉयल क्यों ना रहा, लेकिन अपनी मजबूरी से ही वो कहीं और ना चला जाए इन फ्यूचर और हमारी बातें वहां तक। इस ही कारण से फ्रांस को इन्होंने इससे बात, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस जब लिबरेट हुआ अलाइड फोर्सेस के जरिए, इसके अंदर बहुत सारा रशियन इंफ्लुएंस। फ्रांस की जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, नाटो का मेंबर है वो, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, इंडिया, हमारी मजबूरियां हैं। हमारा जो हिमालयन बॉर्डर है, सबसे बड़ी श्रृंखला पहाड़ों की पूरे दुनिया में, इसको हमने या तो तिब्बत फ्री होता तो तिब्बत के साथ बांधते, अगर तिब्बत फ्री नहीं है तो हमें चाइना के साथ बांटना पड़ेगा। तो चाइना के साथ बैर करके हम इसको नहीं बांध पाएंगे। इसी वजह से हमारी चाइना की हमेशा एम्बिवेलेंट एक रिएक्शन रहा है। जब चाइना हमें अटैक करेगा, करेगा तो हमने गलवान जैसे उसको मुंहतोड़ जवाब देना है, लेकिन उसके अलावा हमारे हमेशा शांति के प्रयास कि अगर मिल बांट के किसी तरीके से हम हमारे की एक रास्ता निकाल लें तो कितना बेहतर हो जाए, या फिर बाहर के लोग हमें तोड़ तोड़ के ऐसे ना कर दें कि कुछ हिस्सा हमारा JNK तक नहीं चला गया, अरुणाचल तक नहीं चला गया, हमारे हिस्से कुछ और नहीं रहा, नेपाल में आके चाइना ने बहुत कर दिया। अब मैं ये बात समझ रहे हैं। तो इस कारण से क्या अमेरिका, कनाडा,
यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हम पे फुल भरोसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम अमेरिका के साथ पैक्ट कर लेते हैं जैसे पाकिस्तान ने किया था कि हम आपको बेच देंगे चाइना पे अटैक करने के लिए, तो शायद ये हमें ये सब कुछ दे दे, हमें उसका मेंबर बना दे। लेकिन क्या ये करके हम चाइना को और अग्रसर करवा देंगे? क्या हम ये करके रशिया, जो अभी हमारा एक काउंटर बैलेंस है चाइना के खिलाफ, क्योंकि जितना बड़ा लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ, उतना ही लंबा चौड़ा बॉर्डर चाइना का रशिया के साथ, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जब तक रशिया हमारा दोस्त है, जब तक हमारा पैक्ट को हम आपस में ऑनर करते हैं, तब तक चाइना हमारे ऊपर कोई मेजर हमला कर नहीं सकता। अब ये दो चीजें जो है, अगर हम इस पैक्ट जैसे पैक्ट में हम शामिल हो और अमेरिका वगैरह को बेच सकते, तो हम अपनी बहुत सारी बनी बनाई सटीक अंडरस्टैंडिंग्स को अपसेट कर देंगे। इसी वजह से हमें भारत को एक बीच का रास्ता लेना पड़ेगा, जिसे हमारे देश के अंदर के जो क्या बोलना चाहिए क्रिटिक्स हैं या दुश्मन के इंटरनल सिक्योरिटी में हानि पहुंचाने वाले जो एजेंट्स हैं, वो इसका फायदा उठा और कहते हैं देखो जी इंडिया का क्या हमारी पॉलिसी है। जी नहीं। तो आपका एक शॉर्ट जवाब इसका ये है, अगर हमारी सिचुएशन हमें इजाजत देती है तो हम जरूर ज्वाइन करेंगे, और ये हम तो ज्वाइन करना चाहेंगे अगर हमारी सिचुएशन इजाजत देती है तो। और दूसरे देश भी हमें तभी ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे पाएंगे अगर उन्हें ये भरोसा हो कि ये टेक्नोलॉजी हमारे जरिए कहीं और ना पहुंच जाए। बिल्कुल। तो ये ऑनगोइंग है, इसका आज की तारीख में इस तरफ या उस तरफ कहना मुश्किल है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन। आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इस पे मैं आपका एक शॉर्ट आंसर चाहूंगा सर। क्वाड को लेकर ये कहा जा रहा था कि इनडायरेक्टली चाइना को कंटेन करने के लिए एक ब्लॉक है, सिक्योरिटी वाइज, सोशल वाइज, या और जो डिफरेंट इनिशिएटिव क्वाड से लिए जा रहे हैं, लेकिन जो ऑकस है वो प्योरली एक मिलिट्री पैक्ट है। तो इसके लिए इंडिया में, जो मैंने काफी न्यूज़पेपर्स रेफर करे हैं, काफी लोगों से बात करी है, इंडिया में काफी इसको पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है ऑकस को, कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना को पोक करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को आप जवाब देने के लिए एक ब्लॉक बनाया जा रहा है। तो आपके सर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा मूव है या थोड़ा टाइम इसको देना चाहिए या वेट एंड वॉच? आपका एक क्विक आंसर लास्ट क्वेश्चन का सर। ओके, ऑकस का जो है, हमारे जो प्रेस है पहले जो बिकी हुई, तो आप उसको बिटवीन द लाइन्स ही पढ़ा करें, नंबर वन। नंबर टू, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतनी बड़ी कटिंग टेक्नोलॉजी इस एरिया में आ गए, चाहे हम उसके हिस्सेदार हों चाहे हम हिस्सेदार ना हो, चाइना तो कंटेन हो ही गया। एक तो ये सिंपल आंसर। लेकिन क्या हम चाइना को किसी और का ताकत दिखा के धमकी देना चाहेंगे? नहीं। हम चाइना से अभी भी चाहेंगे कि आइए बैठिए, अपने बॉर्डर की बात करते हैं, आप हम दोस्ती करते हैं। हिमालय बहुत बड़ा है, काफी खनिज है हमारे पास, जितने साउथ चाइना सी में नहीं उतने इसके अंदर है, शायद हम मिल बांट के इसकी कोई एक सोल्यूशन निकालें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये बात जरूर है कि ये सब आने की वजह से एक चाइना के ऊपर बहुत बहुत जबरदस्त दबाव आया है, और हमारा रशिया के साथ पैक्ट होने के ऊपर के कारण से ऑलरेडी एक अलग से दबाव बहुत हमारे लिए शानदार चीज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर, और मैं बिल्कुल वाजिब कर सकता हूँ इस चीज को अपने दर्शकों के लिए कि आपने जो भी ये बताया है, एक्सप्लेन किया है, उनको बहुत पसंद आएगा। सो सर, आप मेरे शो में आए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, हर चीज की आपने कड़ियां जोड़ी, ऑकस, क्वाड, इम्प्लीकेशंस, इंडिया के कंसर्न, रशिया, चाइना, जो आपने बताया सर बहुत अच्छे से समझाया।
थैंक यू वंस अगेन, आप मेरे शो में आए। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।